इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भोजन क्या होता है और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, तो ध्यान रखिएगा उसी के आगे आज सीखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आना, ठीक है। जब कोई चीज समझेंगे तो बिल्कुल आप मन लगाकर अपनी स्थिति समझिए और फिर इसके बाद पढ़ाई करिए, आपको ए क्वालिटी का आएगा, ये मेरा वादा है। समझ में आना, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कल एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, ठीक है, यानी छूटा क्या था मैंने उसको बताया नहीं था, तो मैं एक बार उसको रिपीट किए दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कल आपको बता दिया था भोजन, क्या बताया था? भोजन। तो ध्यान रखिएगा, मैंने भोजन के अंतर्गत आप लोगों को एक चीज नहीं बताई थी। दरअसल जो हमारा भोजन होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो हमारा भोजन होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है और भोजन को दो भागों में बांटा गया है बेटा। नंबर एक, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक, क्या कहते हैं बेटा? कार्बनिक, ठीक है, यानी कार्बनिक भोज्य। और एक होता है बेटा अकार्बनिक, अकार्बनिक भोज्य। समझिएगा, एक होता है कार्बनिक भोज्य और एक होता है बेटा अकार्बनिक भोज्य। फिर से समझ लीजिएगा, क्या बेटा? एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक भोज्य। भोजन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, एक कार्बनिक भोजन, एक अकार्बनिक भोजन, इतना समझिएगा। अब कार्बनिक भोजन के अंतर्गत जितने मैंने कल बताए थे वो कार्बनिक भोजन थे, ठीक है। सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले था कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर दूसरा वसा, नंबर तीसरा प्रोटीन्स, क्या बेटा? प्रोटीन्स। नंबर चौथा, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन्स, क्या बेटा? विटामिन्स, ठीक है। और विटामिन्स के बाद बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, विटामिन्स के बाद, ठीक है, आपका क्या? तो आपका न्यूक्लिक अम्ल, क्या बेटा? न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आया ना, ठीक है। और अकार्बनिक भोज्य में क्या आता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें खनिज लवण, ठीक है, और क्या आता है बेटा? जल आता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कार्बनिक भोज्य में क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल। परंतु अकार्बनिक में क्या है? तो अकार्बनिक में केवल दो चीजें हैं, पहला खनिज लवण और दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा जल है। समझ में आया ना, ठीक है। अब चलिएगा, तो इतना पॉइंट समझ लीजिएगा और इसी के अंतर्गत हम क्या, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वसा कैसा भोजन है, तो वसा कैसा है बेटा? कार्बनिक भोजन है। जल कैसा भोजन है? तो वो अकार्बनिक है। कार्बनिक का मतलब क्या होता है? जो कहीं ना कहीं रासायनिक प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं? भाग लेते हैं। वैसे अकार्बनिक भी भाग लेते हैं, यानी जल भाग लेता है, खनिज लवण, परंतु कार्बनिक जो कार्बन से बना होता है, शुद्ध समझिएगा, जो कार्बन से बना होता है वो कार्बनिक कहलाता है। जो किससे बना होता है? कार्बन से। क्या आपका जल कार्बन से बना है? नहीं, जल हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है, यानी H2O। क्या इसमें कहीं पर C आया? नहीं, परंतु मैंने कल बताया था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो CHO का मिश्रण होता है। मतलब समझिएगा, किसका? CHO का, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो बच्चा है उसको समझाया दे रहा हूं। कह रहा है CHO, बात करें हम CHO की, तो CHO किसका भाग है भाई? तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है? तो CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। किसका किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कब होता है? जब एक भाग क्या? कार्बन और दो भाग क्या? हाइड्रोजन और एक भाग क्या? ऑक्सीजन। यानी यदि कार्बन का एक, हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक हो जाएगा तो वो उससे जो बना हुआ क्या बेटा? कार्बनिक पदार्थ है, उससे जो बना हुआ कार्बनिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है बेटा? तो वो आपका कहलाता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहलाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब 1:2:1 का, ठीक है, से मिलकर कोई कार्बनिक पदार्थ बनता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है, ठीक है।
मैंने कल बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक उसी प्रकार मैं उन्हीं के भाग के अंदर जा रहा हूं। यहां पर बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैसे बात की जाए तो नंबर एक होता है बेटा मोनोसैकेराइड। क्या होता है बेटा? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, और नंबर तीसरा होता है बेटा पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो इतनी चीज समझ में आई ना? ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? यह सबसे सरल अवस्था। तो सरल अवस्था से समझ में आ रहा होगा ना, ये कैसी अवस्था, यानी ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, यानी ये सबसे सरल अवस्था में पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज, मैंने कल बताया था ग्लूकोज के बारे में। ट्राइओज बेटा, ट्राइओज ये भी एक प्रकार की मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होती है। मैनोज ये भी एक प्रकार की सरल अवस्था में होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट सरल अवस्था में होता है, अर्थात ये भी कैसा है भाई? तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगला पॉइंट समझिएगा, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स की बात करें तो यह दो अणुओं के संयोजन से बनता है, मतलब यह दो अणुओं के, ठीक है, यह किसके दो अणु? तो ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड्स के दो अणु। किसके? मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं के संयोजन से मिलकर जो क्या बेटा, जो आपका क्या पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ तैयार होता है, यानी दो मोनोसैकेराइड्स अणुओं के संयोजन से जो कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ जो तैयार होता है वो कहलाता है बेटा डाइसैकेराइड्स। क्या कहलाता है बेटा? डाइसैकेराइड्स। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर नीचे है क्या कि यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा, अभी खुद मैं बता दूंगा। यदि बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों को मिलाया जाता है तो बेटा सुक्रोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज प्राप्त होता है। यदि ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी डबल ग्लूकोज बराबर बनाते हैं माल्टोज। क्या बनाते हैं बेटा? माल्टोज। अभी मैं इनके बारे में भी डीपली बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज यानी ग्लैक्टोज, ये दोनों फिर से समझिएगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? तो लैक्टोज का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, पॉलीसैकेराइड्स। क्या बेटा? पॉलीसैकेराइड्स। तो यह कई मोनोसैकेराइड्स, बेटा यह कई मोनोसैकेराइड्स के अणुओं से मिलकर बनता है। कौन सा? पॉलीसैकेराइड्स। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होता है यह कई मोनोसैकेराइड्स अर्थात कई मोनोसैकेराइड्स मिलकर जब किसी कार्बनिक यौगिक या किसी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? तो पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत क्या है बेटा? तो सबसे पहले फ्रक्टोज है। क्या है बेटा? फ्रक्टोज है। तो इतनी चीज समझ में आई ना? कोई दिक्कत? अच्छा, मैं आपको कुछ अलग से कुछ चीजें बता दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इनके बारे में एक एक करके बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आएगा, और जितनी चीज मैं बताते जा रहा हूं उनको अच्छे से समझिए। समझ में आना? ठीक है, मैं थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और थोड़ा बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा, ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक कौन सा होगा? तो वो होगा वसा। कौन सा भाई? वसा। प्रयास करूंगा कि वसा इसी वीडियो में खत्म हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सुक्रोज की। किसकी बात करते हैं बेटा? सुक्रोज। बात करें सुक्रोज तो ध्यान रखिएगा, सुक्रोज एक ऐसा पदार्थ है, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे मीठी शर्करा, दुनिया में सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है? तो सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे मीठी शर्करा। ठीक है, तो सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, तो सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज आपने खाया है परंतु समझते नहीं, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुक्रोज को सक्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रीम। ध्यान रखिएगा, जो गर्मियों में बर्फ बेचने वाले आते हैं तो बोतल में गांव में घोले रहते हैं। ठीक है, तो वो दरअसल अगर चीनी घोलेंगे तो वो जाम हो जाएगी बार बार। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सक्रीम एक पदार्थ आता है जो कि सुक्रोज होता है, जो चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन है?
कौन सी होती है बेटा? कौन होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्या होती है? सुक्रोज, यानी वही सक्रीम होती है। अगला, अच्छा एक चीज बता दें आपको कि जो सुक्रोज है वो पाई किस में जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी सुक्रोज है वो बेटा गन्ने में पाई जाती है, चुकंदर में पाई जाती है और आदि है। ठीक है, बात समझ में आई? जो हमारी सुक्रोज है वो किसमें सबसे मीठी शर्करा होती है, किसमें पाई जाती है? गन्ना में सबसे ज्यादा, फिर चुकंदर में, आदि। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट मैं बता दूंगा आपको, माल्टोज। क्या बेटा? माल्टोज। तो ध्यान रखिएगा, माल्टोज की बात करें तो माल्टोज बहुत गजब की चीज है। माल्टोज सब कोई ग्रहण करता है परंतु कोई जानता नहीं है। ठीक है, और देखिएगा मैं एक चीज कहता हूं कि जितना ज्ञान मैं आपको दूं तो दूसरे को भी बताइए कि भाई आप माल्टोज ग्रहण कर रहे हैं, आपने माल्टोज शुगर या माल्टोज शर्करा ग्रहण कर ली। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हमने आज शक्कर खाई ही नहीं, यानी आज हमने शर्करा खाई ही नहीं। ठीक है, बात समझिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि आज हमने शर्करा खाई ही नहीं, तो उनको बताना भैया आपने खाई है, परंतु कैसे खाई? चुकंदर खाई तो क्या मिला? सुक्रोज खाया। गन्ना, ठीक है, गन्ने से बनी हुई चीज कोई भी खाई तो सुक्रोज मिला। तो ध्यान रखिएगा माल्टोज। बात करें माल्टोज, तो माल्टोज बेटा अनाज किसमें पाई जाती है? अनाज, यानी अगर पूछा जाए आपसे कि अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो बेटा अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा? माल्टोज पाई जाती है। तो इतनी चीज समझ में आई ना? ठीक है, इसके बाद माल्टोज किसमें पाई जाती है बेटा? अनाज में। तो अनाज में कौन सी शर्करा? माल्टोज। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बात करूं अनाज में तो गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब चीजों में कौन सी शर्करा पाई जाती है बेटा? तो कौन सी भाई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माल्टोज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा? माल्टोज पाई जाती है। अगली की बात करें तो लैक्टोज। कौन सी बेटा? लैक्टोज। ध्यान रखिएगा, लैक्टोज जो शर्करा होती है ये दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? दूध, यानी दूध में। अगर यहां से मैं 2-3 प्रश्न बता दे रहा हूं। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक। कौन सा बेटा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बेटा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आई? और लैक्टिक अम्ल के कारण ही लैक्टोबैसिलस बनता है, और यानी लैक्टोबैसिलस, और जो दूध को किसमें बदल देता है बेटा? तो दही में बदल देता है। किसमें बदल देता है बेटा? दही में बदल देता है। ठीक है, वो प्रक्रिया आगे समझेंगे, परंतु ध्यान से समझिएगा, लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? दूध में। अगली एक और है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज, तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी फ्रैक्टोज है ये पाई जाती है फ्रूट्स में। किसमें पाई जाती है? फ्रूट्स, यानी जो फ्रैक्टोज है वो किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा? फलों में। ठीक है, पाया या पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा? फलों में पाई जाती है। जो हमारी क्या बेटा? जो हमारी फ्रैक्टोज शर्करा है वो किसमें पाई जाती है बेटा? तो फलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फलों में। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर एक पॉइंट और बता दूं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का नंबर 1 कार्य क्या होता है? तो बेटा न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या बेटा? आज पढ़ रहे हैं कार्य। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है? सबसे पहला तो न्यूक्लिक, क्या बेटा? न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना बेटा? न्यूक्लिक अम्लों का क्या करना? तो न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। ठीक है, किसका कार्य होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स का पहला कार्य क्या होता है? न्यूक्लिक अम्लों का क्या करना बेटा? निर्माण करना। समझ में आया ना? फिर से समझिएगा, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना किसका कार्य होता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का। नंबर दूसरे की बात की जाए तो शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करना। शरीर में क्या? शरीर में ऊर्जा की क्या करना? तो शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करना। शरीर में ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, शरीर में ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। समझ में आया ना? ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, शरीर में ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स करता है। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नंबर तीसरा, बाह्य कंकालों का निर्माण करना। क्या करना बेटा? बाह्य कंकालों का क्या करना? निर्माण करना। बाह्य कंकालों का क्या करना बेटा? निर्माण करना। यानी बाह्य कंकालों का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, बाह्य कंकालों का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। कौन करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। नंबर चौथा, तो ध्यान रखिएगा, नंबर चौथा, विटामिन सी का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का
निर्माण करना, यानी विटामिन सी का निर्माण करना। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, विटामिन सी का निर्माण करना, तो विटामिन सी का निर्माण कौन करता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। क्या करते हैं बेटा? विटामिन सी का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। अगला अगर पॉइंट पूछा जाए कि इसका स्रोत क्या होता है, तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे बात की जाए गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, ठीक है, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला, आम और दूध, बहुत सारे हैं। समझ में आया ना? तो ये सब क्या करते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, यानी ये स्रोत होते हैं, यानी इनसे कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। समझ में आया? चलिए भाई, तो उसी के आगे समझते हैं वसा। क्या समझते हैं बेटा? वसा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वसा की अंग्रेजी होती है बेटा फैट्स। क्या होती है बेटा? फैट्स होती है। कह रहा है वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। मतलब समझिएगा, CHO यानी जो हमारी वसा होती है, ये भी कहीं ना कहीं किसका मिश्रण होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं हमारा CHO का मिश्रण होती है। परंतु इसमें एक छोटा सा अंतर है, और अंतर क्या है बेटा? कि जो इसमें O की मात्रा होती है, यानी अर्थात कहने का मतलब क्या कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा क्या होती है बेटा? तो उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो उसकी मात्रा क्या होती है बेटा? कम होती है। बात समझिएगा, जो CHO होता है तो उसमें O की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। किसमें? वसा में। किसमें बेटा? वसा में। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारी वसा है उसका निर्माण कैसे होता है? तो ग्लिसरॉल प्लस वसीयम दोनों को मिलाकर किसके रूप में बेटा? एस्टर के रूप में जब मिलकर तैयार होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? तो वसा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? तो वसा का निर्माण करते हैं। वसा मुख्यतः बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा, वसा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो वसा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। यानी वसा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त वसा। नंबर 1 क्या होता है बेटा? संतृप्त वसा। और नंबर 2 होता है असंतृप्त वसा। नंबर 1 होता है संतृप्त वसा और नंबर 2 होता है बेटा असंतृप्त वसा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो इसकी अंग्रेजी संतृप्त वसा की अंग्रेजी क्या होती है? तो वो होती है बेटा सैचुरेटेड फैट्स। क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, और असंतृप्त वसा की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? अनसैचुरेटेड फैट्स। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे संतृप्त वसा होते हैं ये क्या होते हैं, यानी इनको कैसे प्राप्त किया जाता है या ये किससे बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे संतृप्त वसा होते हैं बेटा, तो ये जंतुओं से, ठीक है, तथा जंतुओं के उत्पादों से। बात समझिएगा, जो हमारे संतृप्त वसा होते हैं ये जंतुओं तथा जंतुओं के उत्पादों से, जैसे दूध से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? तो दूध से हमें क्या? घी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? घी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे देसी घी, क्या बेटा? देसी घी, डालडा, या जानवरों की जो चर्बी होती है, यानी जंतुओं से, तो मतलब वो भी एक प्रकार की क्या होती है बेटा? वसा होती है। कैसी वसा होती है? तो संतृप्त होती है। कैसी होती है बेटा? संतृप्त वसा होती है। समझ में आया ना? यानी जैसे क्या? डालडा या देसी घी। अगला पॉइंट समझिएगा, असंतृप्त वसा, यानी कहने का मतलब क्या कि ऐसी वसा बेटा, ऐसी वसा जो वनस्पतियों तथा वनस्पति के उत्पादों, यानी पेड़ पौधों तथा पेड़ पौधों के जितने भी उत्पाद होते हैं उनसे जो प्राप्त वसा होती है वह असंतृप्त वसा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? असंतृप्त वसा कहलाती है। जैसे रिफाइंड तेल, क्या बेटा? जैसे रिफाइंड तेल, यह एक प्रकार आदि और अन्य पदार्थ हैं, वह सब क्या कहलाते हैं बेटा? असंतृप्त वसा कहलाते हैं। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हैं जो अपवाद के रूप में, जैसे मछली कहीं ना कहीं किस में आएगी? जंतु में आएगी, परंतु मछली का जो तेल होता है, किसका तेल बेटा? तो ध्यान रखिएगा, मछली का तेल। तो ध्यान रखिएगा, जो मछली का तेल होता है यह किस में आता है बेटा? असंतृप्त वसा में आता है, अपवाद के रूप में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक पॉइंट और मैं बता दूं, जैसे आपने सुना है नारियल का तेल, क्या बेटा? नारियल, ठीक है, तो नारियल का तेल, ठीक है, और ताड़ का तेल, किसका किसका बेटा? नारियल का तेल और ताड़ का तेल। देखिए
देखिए ये दोनों है वनस्पति, परंतु ये आते किसमें है तो संतृप्त वसा में, यानी नारियल का तेल और ताड़ का तेल किसमें आते हैं बेटा, तो ये आते हैं तुम्हारे संतृप्त वसा में। किसमें आते हैं, संतृप्त वसा में। अच्छा मैं एक दो पॉइंट और बता दूं। पॉइंट क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि यदि वसा हमारी 20 डिग्री टेम्परेचर पर है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यदि 20 डिग्री टेम्परेचर पर है तो वह ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में बेटा, ठोस अवस्था में होती है। अगर 20 से अधिक कर दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, यदि 20 से अधिक कर दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो तैलीय अवस्था में आ जाएगी, यानी द्रवित अवस्था में आ जाएगी, इसीलिए उसको तेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, तेल बोला जाता है। बात समझ में आई तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक पॉइंट और नीचे लिखा है, कह रहा है कि शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा यानी शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी जो हमारी वसा होती है इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला पॉइंट है बेटा, कह रहा है 1 ग्राम बेटा, जो 1 ग्राम वसा होती है, 1 ग्राम क्या होती है बेटा, वसा होती है, उससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर 1 ग्राम वसा हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ से एक पॉइंट और समझ में आया कि जो हमारी वसा होती है उससे भी कहीं ना कहीं हमको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा, ऊर्जा। सुंदर और सुडौल बनाना, बात समझिएगा। वसा का कार्य क्या होता है, तो शरीर को सुंदर, भाई अगर वसा आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में है तो ठीक है शरीर सुंदर आपका रहेगा, चिकना रहेगा, और सुडौल यानी देखने में आपकी शरीर क्या रहेगी भाई, अच्छी रहेगी। यानी शरीर को सुंदर और क्या बनाती है भाई, सुडौल बनाती है। कह रहा खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाना। अरे भाई जितने भी हमारे पकवान बनते हैं या जितना भी हम तला हुआ पदार्थ बनाते हैं किसकी मदद से बनाते हैं बेटा, वसा की मदद से बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं, यानी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, ठीक है। फिर बढ़िया चाव से खाते भी हैं। फिर समझ लीजिएगा, आगे देखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ध्यान रखिएगा जो वसा होते हैं ये शरीर को वसा यानी जो हमारे वसा होते हैं ये शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ये शरीर को क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कह रहे हैं त्वचा के नीचे जमकर शरीर के तापमान को बनाए रखती है। भाई ये करते क्या है, हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जम जाती है और क्या करती है, जितना अंदर का टेम्परेचर है उसे बाहर नहीं आने देती है। यानी कहने का मतलब क्या है, फिर से समझिएगा कि हमारे शरीर के अंदर यह जमकर क्या करती है, जो हमारे शरीर का तापमान है उसको बाहर नहीं आने देती है। तो वही चीज कह रहा है, यह त्वचा के नीचे जमकर शरीर के तापमान को बनाए रखती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब एक चीज और मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट अपने आप से बता दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यदि वसा की कमी हो जाती है, किसकी, यदि वसा की कमी हो जाती है तो ध्यान रखिएगा वसा की कमी से शरीर रूखा हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है बेटा, रूखा हो जाता है। वजन में कमी आ जाती है। किसमें बेटा, वजन में, बात समझिएगा, वजन में कमी आ जाती है, ठीक है। वसा की कमी से क्या हो जाता है बेटा, शरीर रूखा हो जाता है, वजन में कमी हो जाती है, और क्या हो जाता है बेटा, शरीर का विकास रुक जाता है। किसका विकास रुक जाता है, तो ध्यान रखिएगा शरीर का क्या रुक जाता है बेटा, शरीर का विकास रुक जाता है। यानी वसा की कमी से शरीर रूखा हो जाता है, वजन में कमी हो जाती है, और शरीर का क्या रुक जाता है बेटा, विकास रुक जाता है। अच्छा एक चीज और बता दें, ये तो कमी की बात हो गई। अगर वसा की अधिकता हो गई, मतलब समझिएगा खूब पकवान, खूब ज्यादा हम किसका बेटा, वसा का सेवन करते हैं, यानी घी दूध भी खूब ज्यादा खाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे को दिखाते हैं वाह कितनी अच्छी शरीर बनी है, ठीक है। तो उसके नुकसान भी हैं। ध्यान रखिएगा अधिकता से क्या होता है, तो वसा की अधिकता से, ठीक है, अधिकता से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बेटा, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, अधिक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है बेटा, अधिक हो जाता है। जिससे होता क्या है, जिससे बेटा, जिससे हाइपर, ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, जिससे हाइपर, ठीक है, कोलेस्टेरोलेमिया, बात समझिएगा, जिससे हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, ठीक है, नामक एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, या जिसे
अगर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो गई तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया कहा जाता है। कहने का मतलब क्या, ये करता क्या है कि हमारी जितने भी धमनियां होती हैं, हमारी जितने भी क्या होती है बेटा, धमनियां होती हैं, उनको अवरुद्ध कर देता है। उनको क्या कर देता है बेटा, अवरुद्ध कर देता है। और अवरुद्ध होने पर क्या होता है, फिर अवरुद्ध होने पर ठीक है व्यक्ति को बेटा हृदयाघात, मतलब समझिएगा व्यक्ति को हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, तो हृदयाघात होने के चांस ज्यादा होते हैं। किसके चांस ज्यादा होते हैं बेटा, हृदयाघात होने के चांस क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। मेरे पॉइंट और समझिएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में अधिक है तो हमारी जितनी भी वेन्स हैं या जितनी भी हमारी धमनियां हैं वो धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, ब्लॉक हो जाएंगी। और जब ब्लॉक होने लगेंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, अधिक हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ब्लड प्रेशर अधिक होने का मतलब क्या, लोग बोलते हैं कि उनका जो रक्तचाप होता है, उनका जो क्या बेटा रक्तचाप होता है वो क्या हो जाता है बेटा, अधिक हो जाता है। यानी ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं हाई हो जाता है, तो लोग ठीक है बेहोश हो जाते हैं, पागलों जैसे बर्ताव करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, ठीक है पूरा शरीर भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। अब भाई जब खाओगे, ठीक है, खासकर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता महिलाओं में ज्यादा होती है, पुरुषों में भी होती है। जब कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है तो कुर्सी बैठने के लिए नसीब नहीं होती, और जब खड़े होंगे तो उनको खड़े होने के लिए 2 स्टेपनी चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, यानी 2 लोग उनको उठाने के लिए चाहिए। तो ये कब होता है, जब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता अधिक हो जाती है, ठीक है। ठीक है, मैं एक पॉइंट बता दूं, आप एकदम स्वस्थ रहें, ठीक है, ज्यादा तंदुरुस्ती के उसमें नहीं रहना चाहिए, स्वस्थ बस रहना चाहिए, मतलब समझ रहे हो। अब उतना ये भी ना हो कि ठीक है कपड़े हैंगर में टंगे हुए लगे, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये मैं थोड़ा अलग से मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की यदि अधिकता हो जाती है तो हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं यानी धमनियां होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, यानी सिरे भी हो सकते हैं, वेन्स में सिरा होता है, आर्टरी में धमनी होती है, तो वो सब ब्लॉक होने लगते हैं। जब ब्लॉक होने लगते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है या तो हार्ट अटैक अर्थात हृदयाघात का ज्यादा चांस रहते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं, और जितने भी लोग ठीक है जिनमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है बेटा, जिनमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है बेटा, अधिक होती है, तो उनमें डायबिटीज अर्थात शुगर बढ़ने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। यानी उनमें शुगर की अधिकता अर्थात शर्करा की, उनके रक्त में शर्करा की अधिकता ज्यादा हो जाती है, सही से शर्करा डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। अगर वसा ज्यादा हो गई तो शर्करा सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो क्या होता है, उनमें डायबिटीज अर्थात मधुमेह नामक रोग भी हो जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट यहां से हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़िएगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।